नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आज की इस हेल्थ चर्चा में सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। अब हमारे जो चैनल पर हैं, ज़्यादातर दर्शक ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हैं। यही वजह है कि ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से हमने बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ, खासकर जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनसे आपको अब तक अवगत कराया है। लेकिन इस आज की खास हेल्थ चर्चा में आपको एक ऐसा तरीका पता चलने वाला है जो शायद आपने अब तक विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को पढ़ने के बाद भी नहीं पता चला होगा। और आज इस खास, अब इसको चिकित्सा पद्धति बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे वो स्वामी जी खुद बताएंगे, लेकिन आज स्वामी सखा जी एक बार फिर से जुड़ करके इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रश्न है वो मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज में। जी प्रणाम जी, तो स्वामी जी सबसे पहले मैं वो अपडेट से शुरू करूंगा। संक्षेप में आप बताएं, कल की मैंने लाइव देखी और हमारे दर्शक भी काफी लोग जुड़े हुए हैं वैसे सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल से फेसबुक पेज पर, तो उन लोगों ने हो सकता है वो वीडियो देख ली होगी जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया है या एक इंट्रोड्यूस किया है सखा की स्वस्थ शाला। अब ये स्वस्थ शाला क्या है और इसमें आप क्या, इसका मेन उद्देश्य है, तो पहले तो संक्षेप में आप इस शाला के बारे में ही बताएं जो आपने शुरू की है, उसके बाद कुछ हम प्रश्न लेंगे। स्वामी देखो, ये स्वास्थ्य शाला शुरू की है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। मैं बहुत सालों से लोगों के लिए स्वास्थ्य पे काम करता आ रहा हूँ, लेकिन जैसे कि अभी कुछ जल्दी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे राजीव दीक्षित जी के प्रेमी जुड़े, बहुत सारे और भी तरीके के लोग जुड़े जो स्वास्थ्य से रिलेटेड या ऑर्गेनिक से रिलेटेड काम करते थे। मैंने भी ऑर्गेनिक के तरीके से कुछ चीज़ें देखी और समझी कहीं। तो मेरा एक हमेशा से स्वभाव रहा है कि मैं चीज़ों की गहराई में जाता हूँ। तो चीज़ों की गहराई में जाके हमेशा ही मैंने जीवन को जाना और देखा। मैंने अपने जीवन से सबसे ज़्यादा सीखा। जैसे मैं अपने जीवन की अगर कहूँ, जैसे कि आपके दर्शक भी जानते होंगे और जो मुझे जानते हैं वो भी जानते ही हैं कि मैं अपने जीवन में अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी नियम, कानून, व्रत, उपवास, योग, प्राणायाम या किसी भी तरीके की खान पान की शैली किसी का भी पालन नहीं करता। और मैं अपने पूरे जीवन काल में, जो कि मेरा इस समय लगभग मैं 1 साल कम 50 साल का हो गया हूं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक दिन भी किसी जगह एडमिट नहीं हुआ हूं अस्पताल में। मेरे शरीर की एक भी हड्डी नहीं टूटी है अभी तक। लगभग 25 सालों से मैंने ब्रश नहीं किया है। और मैं लगता हूं, मेरे ख्याल से कि 50 साल में जितना स्वस्थ होना चाहिए उतना मैं हूं। सुमित, क्यों हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा। तो अब रही बात, कई लोग अपने वजन से तौल के देखते हैं। बड़ी हैरानी की बात मैंने देखी। मेरा हाइट 6 फीट है जी। 6 फीट हाइट पे जो एक मैन का जो वजन होना चाहिए वो 72 केजी होना चाहिए। आप ये समझ लो कि मैं फिलहाल लगभग हो गए 2 साल पहले एक मशीन पे खड़ा हुआ था। कहीं ऐसे जाता हूं, मिल जाती है तो खड़े हो जाते हैं, हम भी देख लें। तो 2-3 साल पहले खड़ा हुआ था और मेरा वजन पूरा 72 किलो, बहुत पूरा 72, मतलब सुई आगे नहीं थी पीछे नहीं थी। और शायद अभी भी अगर मैं चेक कराऊंगा तो मुझे मालूम है कि 71-72 ही निकलेगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जो हेल्थ में रिसर्च के बाद हुई हैं चीजें, लोग डाइट चार्ट फॉलो करके और जो प्राणायाम, उपवास, व्रत, नियम रख के जो अपने को करते हैं, मैं तो वैसे ही हूं। और मैं ऐसा हूं, इसके लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि आपका जीन कोड बहुत अच्छा होगा, जेनेटिकली आप फिट होंगे इसलिए आप ऐसे हैं, तो हर एक पे लागू नहीं होता। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, जो भी मित्र इस तरीके की बात सोचें, कि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनका जीन कोड अच्छे होने के बावजूद भी बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं। या ऐसा कह लीजिए, अगर जीन कोड पे आधारित बात है तो सबसे पहले अपनी जीन की कुंडली बना लो। अगर तुम्हें लगे तुम अस्वस्थ हो, अस्वस्थ वाली तुम्हारी कुंडली है, तो फिर किसी भी डॉक्टर को दिखाना बंद करो, क्योंकि तुम अस्वस्थ ही रहोगे। सही बात है। फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जब ये कुंडली ने कह दिया तो फिर क्या किसी डॉक्टर को दिखाना। मेरा उद्देश्य है तुम्हारे पैसे बचवाना, और पैसे से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा समय बचवाना। आज की तारीख में इंसान के आपाधापी वाले जीवन में इंसान के पास सबसे ज्यादा 2 चीजों का अभाव हो गया है।
एक धन का, दूसरा समय का। और धन का अभाव है, इसके लिए वो धन कमाने के बहुत प्रयास करता है, उसके लिए वो और समय खर्चा करता है, और क्योंकि साथ साथ इसी आपाधापी में बीमारियां उसको मिलती हैं, फिर उस बीमारी का इलाज कराने के लिए उसको धन चाहिए होता है, तो और समय खर्च करता है। हालत ये हो गई कि एक मकर जाल में फंस गया है। अब मैं मस्त आदमी हूं, मैं ज्यादा समय में मेरा कहीं खर्च नहीं होता, मैं बहुत अच्छे समय को एंजॉय करता हूं और समय का सदुपयोग करता हूं। देखो सुमित, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते आपका एक चिंतन होना चाहिए जी। और वो चिंतन ये होता है कि समय का आप सदुपयोग कैसे करो। तो सदुपयोग आप सत्संग में कर सकते हैं, आप प्रवचन में कर सकते हैं, मेडिटेशन में कर सकते हैं, या जगत कल्याण के लिए कर सकते हैं। यही तो है। अब इसी समय को उपयोग करने के लिए समय बचाया जाता है। बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल से आप 4 घंटे का काम आधे घंटे में कर सकते हैं, तो आप एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। लेकिन फिर पता लगा कि बहुत से लोग मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 4 घंटे ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल, ये तो उल्टा हो गया ना। टेक्नोलॉजी हमारे उपयोग के लिए बनी थी, ना कि हम टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए। तो असल में मैंने जो ये स्वास्थ्यशाला शुरू की है, ये एक ऐसा ढंग है, अपने आप में अद्भुत ढंग है, जिसमें किसी भी इंसान को किसी भी बीमारी के लिए, फिर कह रहा हूं, सुन लें, गौर से सुन लें, किसी भी इंसान को किसी भी बीमारी के लिए किसी भी तरीके की डॉक्टर के पास, किसी भी तरीके के वैद्य के पास, किसी भी तरीके के डाइटिशियन के पास, किसी भी तरीके के गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वो कुछ बातें अगर सही से समझ ले तो घर बैठे स्वस्थ रह सकता है। जो वो करता है वो करे, जो वो खाता है खाए, जो वो सोता हो सो, जैसा चाहे वो जीवन अपना जी सकता है और स्वस्थ रह सकता है जी। और इन बातों को मैंने केवल अपने जीवन में ही नहीं, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में भी इंप्लीमेंट होते देखा है। ये बात अलग है क्योंकि मेरे साथ मेरा एक लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के साथ जो जुड़ते हैं वो स्वतः ही ठीक होने लग जाते हैं। जी। हमारे पास एक लेडी रहती है, सीता की बात मैं कर रहा हूं, वो हमारे पास रहती हैं, वो खुद मतलब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई। मैं सुमित बता दूं कि वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं जी। साथ ही साथ उन्होंने एलोपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरलपैथी या कोई भी पैथी ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से उन्होंने स्वयं का इलाज न कराया हो जी। और वो हर बीमारी से ग्रसित रही, मतलब जो बीमारी उनको थी उससे वो ग्रसित रही और ठीक नहीं हुई, किसी पैथी से ठीक नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद उन्होंने गोलियां अपनी हवा में फेंक दी और किसी गोली का पालन नहीं करती, कोई नियम का पालन नहीं करती। अभी कुछ देर पहले ही कह रही थी एक जमाना था जब मैं इन पैथियों के चक्कर में थी, कोई मुझे दही खाने से रोकता था, कोई मुझे ये खाने से रोकता था और जिंदगी नर्क हो गई थी। कहीं भी जा रहे थे, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी एक पोथी लेके जा रहे हैं जिसमें डाइट चार्ट लिखे हुए हैं और जिसमें दवाइयां रखी हुई हैं और मुझे दिन भर उतना पानी पीना है, उतनी दवाई खानी है, उतने उतने बजे खानी है। टेंशन हो गई थी और कह लेंगे यहाँ आई हूं, कोई कुछ भी पालन नहीं करती और स्वस्थ हूं जी। और ऐसा नहीं है कोई अभी एकदम आके हो गई, 2.5-3 साल से रह रही है, 2.5-3 साल से लगातार स्वस्थ है। तो जो चीज मेरे जीवन में, चलो मैं ये मानता हूं कि मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया तो परमात्मा से घटी। अगर वो चीज मेरे जीवन में कोई ऐसी परमात्मा ने दी है जो मेरे साथ साथ मेरे निकट के लोगों के स्वास्थ्य के काम आती है, तो क्या सुमित मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसको मैं और लोगों तक पहुंचाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। बस उसी फर्ज के तहत मैं अपने 8 PM परिवार के बीच इस स्वास्थ्यशाला की चर्चा की, ताकि 8 PM परिवार के सदस्यों में यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ है या उसका डॉक्टरों के पास या अधिक पैसा खर्च हो रहा है तो उसको बचाया जा सके। बिल्कुल। तो स्वामी जी, जैसे अभी मैं इसी मूल मंत्र को अगर जानना चाहूं या दर्शक भी जानना चाहें, अब आपने बताया कि आपके पास जो आ जाता है, ठीक है, वो आपके निकट होने से ही वो स्वस्थ रहना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी बदलाव किए बिना भी। लेकिन अब चूंकि सब लोगों का ऐसा संभव नहीं है कि जो आपके पास ही रह करके हमेशा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो जहां पर है जैसी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल बदलाव भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
वैसे तो जब जो भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो चाहे वो नेचुरोपैथी में भी अगर हम जाएंगे, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में भी, तो वो एक पूरी दिनचर्या का चार्ट बना करके दे देते हैं, चाहे आयुर्वेद की बात कर लें चाहे नेचुरोपैथ की, तो उसको चाह करके भी बहुत सारे लोग फॉलो भी नहीं कर पाते। लेकिन आप ये जो बता रहे हैं ये काफी अच्छा भी लग रहा है कि आप तो ये कह रहे हैं कि आपको बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो आपके कंफर्ट में हो, कोई बदलाव नहीं करना। तो कंफर्ट जोन में रहते हुए हमेशा स्वस्थ रहने का वो मंत्र या मूल मंत्र जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं कि इस जवाब के बाद वो लोग भी समझ जाएं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां है वहीं पर। जी देखिए, देखो सुमित, कितनी भी पद्धतियां खोजी गई हों, जी, आयुर्वेद की हम कह सकते हैं आज से 7-8 हजार साल पहले से आयुर्वेद की शुरुआत है। उसके बाद एलोपैथी कहें तो 200-250 साल से शुरुआत है। उसी के बीच में जो है होम्योपैथी भी आई, फिर नेचुरोपैथी भी आ गई, सब आ गई। लेकिन 7000 साल पहले शरीर की देखभाल कौन कर रहा था? शरीर में ही जो ऑर्गन्स है, जाहिर सी बात है। और 7000 साल पहले के लोग ज्यादा तगड़े थे, ज्यादा आयु थी, ज्यादा स्वस्थ थे कि नहीं थे? 7-8 हजार साल पहले आपने सुना था कभी कोरोना या कोई इस तरीके की बीमारी, या आपने देखा था किसी को शुगर हो जाती हो, कुछ हो जाती हो? नहीं। तो सामान्यतः लोग ये सोचेंगे, मैं फिर अभी कह दूं, सामान्यतः लोग ये सोचेंगे कि शायद हमारा खान पान बिगड़ गया है, इसकी वजह से हम बीमार होने लगे। सामान्यतः एक सामान्य दृष्टि जाती है कि हमारा खान पान बिगड़ गया है जिसकी वजह से हम बीमार होने लगे। बिल्कुल। लेकिन नहीं, एक और चीज बिगड़ी है जिसकी वजह से हम बीमार होने लगे, और वो है हमारा मानसिक तनाव। बिल्कुल। हमारा मानसिक तनाव जो है वो अधिक बढ़ गया है। खान पान बिगड़ा, वो तो मैं भी लेता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, तो हम लोग स्वस्थ में लाइफ स्टाइल की वजह से बात करते हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हम स्वस्थ हैं। तो एक बच्चे ने ऐसे प्रश्न किया, उसने कहा स्वामी जी क्या हम लोगों के लाइफ स्टाइल के साथ भोजन का कोई महत्व नहीं है? तो हमने कहा गौर करके बताओ, क्या हमने भोजन में कोई चेंजेस किया अपने घर में कभी? हम तो पिज्जा भी खाते हैं, हम तो पकोड़े भी खाते हैं, हम तो दूध भी पी लेते हैं, मलाई भी खाते हैं। आज शाम को मेरा मैगी खाने का इरादा है। बिल्कुल। मैगी क्या मतलब, थोड़ा नूडल्स अच्छे वाले बढ़िया से, मैंने कहा जरा बनाना आज, तो नूडल्स में फोटो डाल दूंगा कि नूडल्स ही खाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं तो यार ये सब खा रहा हूं, मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं हुक्का भी पी रहा हूं, जबकि लोग हुक्के पीने से ही बीमारी बता देंगे कि हुक्का पीने से बीमारी हो जाती है। मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक में बहुत फंसा हूं। हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक मिल जाए अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तब भी खाओ, अनऑर्गेनिक खाओ, खुश होके खाओ। तो क्या है, मैंने भोजन नहीं बदला, मेरे पास आने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होता है। उस लाइफ स्टाइल में एक चीज पे मेरा बहुत जोर है, और वो जोर है कि आनंद होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए। काम सब होते हैं यहाँ पे सारे काम होते हैं जो आम घरों में होते हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच और कारण को हमने काम किया, और उससे ही चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आप जान लीजिए कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे आपका किडनी फेल हो रही हो, चाहे आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी स्किन डिजीज हो रही हो, कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी, मैं फिर कहता हूं कैंसर भी क्यों ना हो रहा हो, उसका इलाज बाहर की कोई दवाई, बाहर का कोई तरीका कभी नहीं करता। आपका इलाज केवल आपका दिमाग करता है। तो लोग कहेंगे दिमाग तो है, फिर क्यों नहीं कर रहा? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, हमारे दिमाग के पास एक पावर है, एक लिमिट में पावर है हमारे शरीर को ठीक करने की। जैसे आपने देखा कि अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाता है, कोई कुत्ता बीमार पड़ जाता है या कुछ होता है, तो कुत्ता क्योंकि लोगों के पास होते हैं, हम निकट से देख सकते हैं, तो कुत्ता जब बीमार होता है तो वो घास खाता है जी, घास खाके वो वॉमिट कर देता है, और वॉमिट करने के बाद फिर 1-2 दिन तक चाहे उसे चिकन भी डालो, मटन भी डालो, कुछ नहीं खाता, खाएगा नहीं जी। क्यों? उसे वो क्या कर रहा है? सच बात तो ये है
कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत हमारे खाने को हजम करने के लिए करनी पड़ती है। बिल्कुल। जितनी ऊर्जा हम खाने से लेते हैं, आप विश्वास मानना, उसकी 90% ऊर्जा हम खाने को हजम करने में खर्च करते हैं। बिल्कुल। यानी कि अब अगर सोच रहा कोई एक आदमी कि उसने 100 ग्राम दूध पी लिया है तो उसे ताकत आएगी, तो सच बात तो यह है कि 90 ग्राम दूध की ताकत दूध को हजम करने में ही चली जाएगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब कोई बीमारी होती है तो शरीर को पहली प्रॉब्लम होती है कि वो खाना हजम करने में अपनी ऊर्जा लगाए, कि जो बीमारी हुई है उसको ठीक करने में अपनी ऊर्जा लगाए। जी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ज्यादातर जानवर जो हैं वो भूखे रहते हैं, वो अपने खाना छोड़ देते हैं और शांत पड़ जाते हैं, शरीर को अपना इलाज करने देते हैं। दूसरी चीज, जानवर के पास एक चीज होती है, उसने कहा सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी ठोकर ना मार दे, उससे बचने का उपाय होता है। जानवर के पास उसे भोजन चाहिए, वो शिकार करके खा लेगा, इसका उपाय होता है। मतलब जानवर के पास या शरीर के पास, आपके मस्तिष्क के पास एक खूबी है कि वो आपकी बॉडी की डिफेंस के लिए बना है, रक्षा के लिए बना है। लेकिन यदि आप कहें कि आपके जीवन में जो इमोशनल चीजें हो रही हैं, आप इमोशनल चीजों पे आपका दिमाग हैंडल करने के लिए नहीं बना। इमोशन चीजों को हैंडल करने के लिए नहीं बना। मालूम आपको, देखो कई बार आपने सुना होगा, एक बड़े मजाक की बात है लेकिन सब समझ सकते हैं जी, वियग्रा खाने वालों को हार्ट अटैक हो जाता है। अब वियग्रा से हार्ट अटैक का क्या लेना देना जी? असल में वियग्रा का लेना देना है इमोशन से। उसके थॉट प्रोसेस कुछ चल रहे हैं इमोशनल, जिसको वो जीना चाहता है, एक्साइटेड है, टू मच एक्साइटेड। तो टू मच एक्साइटेड होने में हार्ट अटैक हो जाता है, टू मच शॉक हो जाने में, भयभीत हो जाने में हार्ट अटैक हो जाता है जी। यार एक्साइटमेंट में ऐसा क्या है हार्ट अटैक हो जाता है? एक्साइटमेंट में इमोशन है, फेयर में इमोशन है। तो ये इमोशन जो है हमारा माइंड हैंडल नहीं करने के लिए बना हुआ है। और आज की दुनिया में एक आदमी को अपने जिंदगी चलाने से ज्यादा अपने निकट के लोगों को खुश करने के लिए जो करना पड़ता है वो इमोशनली अत्याचार टू मच है। बिल्कुल। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी बीमारियों का इलाज हमारा दिमाग करे, तो हमें सिंपल से दो काम करने हैं जी। शरीर के अलार्म को बंद नहीं करना है और दिमाग को इमोशन से थोड़ा सा दूर लाना है, प्रैक्टिकल बनाना है। इमोशनल और प्रैक्टिकल। और देखो, जैसे ही तुम प्रैक्टिकल हो जाते हो, इमोशन हैंडल भी हो जाता है और इमोशन असर भी नहीं दिखाता। ये बड़े गजब की बात है। प्रैक्टिकलिज्म से ही इमोशन हैंडल होता है और प्रैक्टिकलिज्म से इमोशन का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जो होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं बहुत, ठीक है, तो प्रैक्टिकली बात करता हूं और उस प्रैक्टिकली के कारण मैं बहुत सी चीजों को हैंडल करता हूं। हैंडल करने के मेरे ढंग बहुत अलग अलग हैं। कई बार नुकसान से भी हैंडल करता हूं, लेकिन मेरे लिए वो परिभाषा नुकसान की है ही नहीं जो तुम्हारे लिए है। तुम जिसको नुकसान समझते हो उसको मैं नुकसान नहीं समझता। तो मस्तिष्क को पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में एक बड़ा रोग चला हुआ है कि जैसे ही आपके शरीर में कोई बीमारी होती है आपको दर्द होता है जी। आप उस दर्द से अपने को बचाना चाहते हो, तुरंत गोली खा लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आपके घुटने में आपके चोट लगी, घुटने में दर्द हुआ, इस दर्द का संदेश मस्तिष्क तक जाने तो दो। बिल्कुल। मस्तिष्क को बताने तो दो घुटने में चोट लगी। अब तुम्हारे लिए मस्तिष्क की यात्रा घुटने के दर्द को ठीक करने की, तुम्हारे लिए तो लगेगा सर से घुटना, लेकिन अगर शरीर के तल पे देखो तो कम से कम 10,000 किलोमीटर की दूरी तो है जी। अब 10,000 किलोमीटर की दूरी पे वो अपने सेना को भेज के तुम्हारे घुटने का दर्द ठीक करे, इसके लिए तुम्हें अलार्म भी तो बजने देना चाहिए, घंटे 2 घंटे। अब तुम्हें तो दर्द हुआ नहीं और तुरंत तुमने गोली निकाली और दर्द की खा ली, तो तुम्हारा सर इलाज क्या करेगा? वो और फिर वो घुटने का दर्द पकता रहेगा।
वो वहां दर्द होगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने गोली खा के दिमाग की नस को शून्य कर दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वो घुटने का दर्द धीरे धीरे शरीर की और ग्रंथियों को खराब करने का कारण बनेगा और नए दर्द का जन्म होगा, नई बीमारी का जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं जिसके घर में डॉक्टर घुस गया उसके घर में नई बीमारियां घुस जाती हैं, और जिसके घर में वकील घुस गया उसके घर में नए केस घुस जाते हैं। वकील से और डॉक्टर से बहुत दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जैसे आप लाइफस्टाइल डिजीज को लेकर के तो चलो आपने बता दिया जो तरीका है। पहली बात तो खैर अब इसमें भी अभी सवाल और रहेंगे बहुत सी बातें हैं इसमें, बहुत सी क्योंकि हाँ, क्योंकि चीजें प्लीजेंट होना चाहते तो सब हैं, लेकिन अब बात यह है कि स्वामी जी के कहने के बाद भी क्या वो दर्शक अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव कर पाएंगे कि वो हमेशा आनंदित रहें। लेकिन चलिए मैं इस प्रश्न में बाद में आऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज के अलावा कुछ और बीमारियां रहती हैं जिसमें आपने सर्जिकल चीजों की अभी आपने भी खुद एक एग्जाम्पल भी दिया घुटनों का, लेकिन और भी जैसे एक्सीडेंटल कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, किसी की हड्डी टूट गई, अब कुछ दर्द तो सहने लायक होते हैं, तो जो सर्जिकल में एलोपैथी का कंपल्सरी एक प्रकार से लगता है कि हाँ एलोपैथी के बिना शायद कोई विकल्प है भी नहीं, तो क्या उनको भी हम ये जो कॉन्शियस माइंड के तौर पर आप बताना चाह रहे हैं कि बिना डॉक्टर के, आपने शुरुआती बता दिया था कि किसी भी बीमारी को लेकर के आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हमारे पास सबका समाधान है। इसका समाधान जानना चाहेंगे। जो दांत टूट जाते हैं दांत नहीं लगा देती है एलोपैथी, टांग टूट जाती है टांग नहीं लगा देती, ऐसे भी बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं, इनका क्या विकल्प आपके पास है? फिर देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात कहूं, एक बहुत समस्या लोगों को होती है कि हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, तो कहते हैं हड्डी टूट गई, इसका स्वामी जी कैसे करेंगे जी। तो हड्डी का डॉक्टर भी क्या करता है? डॉक्टर भी तो सिर्फ हड्डी को सही जगह रखता है, बाकी काम तो शरीर ही करता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं करता। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। यहाँ पे सीता बैठी हुई है, बीडी बैठे हुए हैं, दो लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने वो चीज देखी थी। दिव्या हमारे साथ रहती है, दिव्या के पैर की हड्डी टूट गई थी, सबने देखा, ऐसे करके हो गई थी, ऐसे पैर की छोटी उंगली बिल्कुल ऐसे एक जगह पत्थर पे उसका पैर एकदम मुड़ा, एकदम चीखी और उसकी हड्डी टेढ़ी हो गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी। मैंने कहा रुको, मैं गया, मैंने खींची, सीधी जगह की और वहां रुमाल बांध दिया। लगा होगा पैसे बचा रहे थे स्वामी जी। मैंने वहां पर रुमाल बांध दिया, दर्द बहुत था। तो भाई एक बात बताओ, अगर वैसे हड्डी टूट जाती तब भी तो दर्द होता ना, या नहीं होता? होता बिल्कुल। मैंने उसके वो बांध दिया और 4 दिन बाद वो लगभग ठीक होके चलने लगी, हड्डी उस जगह जुड़ गई। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे हड्डी में पेन जो होता है तो उसके थोड़े दिन रहा, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो उसे पता भी नहीं कभी हड्डी टूटी जी। मैं अपने पिता का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मेरे पिता, मेरे खेत में डकैती पड़ी, डकैती में हमारे पिता के ऊपर हमला हुआ, तो उन्होंने लाठी के सामने हाथ कर दिया, तो उनकी यहाँ पे हड्डी टूट गई, चकनाचूर हो गई। उसको जब वो वहां से आए तो उन्होंने कहा कि हम अस्पताल चल कर दिखाते हैं, हम लोग ले गए। तब हम भी ऐसे थे जवानी में, अरे नहीं डॉक्टर ही भगवान होता है, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा पहले आपके 3 महीने का प्लास्टर चढ़ेगा कच्चा वाला, फिर 6 महीने का पक्का वाला चढ़ेगा, उसके बाद फिर 3 महीने तक आपका हाथ सीधा नहीं होगा, आपकी थेरेपी होगी, आपके पता नहीं कौन कौन से तेल लगाए जाएंगे, क्या होगा। 1.5 साल का पैकेज बता दिया उसने। हमारे पिता कहने लगे मैं नहीं जाता इससे हाथ खराब करवाने। और वो गुस्से में एक गांव में एक सरदार रहता था, उसके पास चले गए और उस सरदार ने उनके हाथ की हड्डी को ऐसे ऐसे करके सही जगह पे लाया, है ना, ऐसे करके सब सही जगह पे लाया, और ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे ऐसे करके 4 फंटियां बांधी, बांस की फंटी, उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा लपेटा और कहने लगे इसमें तेल चुवाते रहना, दिन में 1-2 बार तेल डाल लेना ऐसे करके जी। हमारे पिताजी ने वो किया। मात्र 8 दिन बाद उसने बुलाया, खोली और उसने कहा 20 किलो का बांट रखा है, इसको उठाओ। हमारे पिताजी ने बांट उठाया, बोले जाओ ठीक हो, चलो घर जाओ, हो गया ठीक। 10 रुपए खर्चा नहीं हुआ, 10 रुपए खर्चा नहीं हुआ।
दिव्या के पैर की हड्डी टूटी, 10 रुपए खर्चा नहीं हुआ, और पूछो कोई पेन किलर भी नहीं खिलाया मैंने। मैंने कहा होने दे पेन। स्वामी जी, लेकिन अब इसमें जैसे पिताजी वाला जो आपने उदाहरण दे रहे हैं, अब चिकित्सक के पास तो जाना पड़ा ना, वो स्वदेशी था, क्योंकि उसने जो तेल बताया, अब वो आप मेरी बात समझो जी, आप मेरी बात समझो। निश्चित ही मैं कह रहा हूं चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अब ऐसे तो मैं कहूंगा कि आप इतने फिर तो शर्ट भी सिलवाने ना जाओ किसी के पास। नहीं नहीं, इतना करते हो तो चले जाओ, इतनी कोई बुराई नहीं है, इतना हो गया तो उस चिकित्सक के पास जाने से जो ये कहता है कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं दिमाग इलाज करेगा। और रही बात, मैं अपनी बात कहूं, अगर मेरी हड्डी टूट जाए तो मैं चिकित्सक के पास नहीं जाऊंगा, मैं जहां जहां से उसको ठीक कर मिलेगा, जैसा हाथ मैंने अभी ऐसे चल रहा है ना फ्रेश, रोड बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड्ढे नहीं है, अगर मेरी हड्डी टूट जाए तो मैं रोड फिर से चेक करूंगा ठीक है कि नहीं है, जहां जहां गड्ढे हो उसे खसका खुसकू के ठीक कर लूंगा। मैंने अपने दांतों को अपने हाथों से तोड़ा है, मैंने अपने खुद के दांतों को अपने हाथों से हिला हिला के लगा कि अभी परेशानी करेगा। मैं कैंप लेने जा रहा था, मैंने कहा कि कैंप अब ये दिक्कत दे जाएगा, दांत हिल रहा था, तो मैंने कहा दिव्या अब ये कैंप है और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो कहने लगी अब क्या होगा, डॉक्टर के पास चले? नहीं कुछ नहीं, हमने पकड़ा अच्छे से, धीरे 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 हिलाया, खींच लिया। हमने कहा लो रख लो। देखो लगेगा कि ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप स्वतः आप सोच के देखना, आप कहोगे कि स्वामी जी आप दर्द ले सकते हैं, हम दर्द नहीं ले सकते, और मैं आपसे कह रहा हूं आप हमसे ज्यादा दर्द ले रहे हैं। डॉक्टर की लाइन में लगने का दर्द, डॉक्टर की मान के अपनी जिंदगी को परेशान करने का दर्द, डॉक्टर के लंबे चौड़े बिलों को देने का दर्द, और उसके बाद घर में न जाने कितने तरीके के कितने लोगों को परेशान होना पड़ता है, उसका दर्द, ये दर्द लेने पड़ते हैं। ये दर्द, आपके दर्द बहुत बड़े हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं आप सबको कि जो इतना बड़ा दर्द ले लेते हैं। मेरे दर्द तो छोटे से, दांत ही तो तोड़ा मैंने। आपके दर्द बहुत बड़े हैं, आप महीनों दर्द लेते हैं, मैं तो क्षणिक। तो अगर कोई कहे मैं महान हूं तो मैं कहूंगा नहीं, आप गलती कर रहे हैं, आप महान हैं। मैं कहा मैं तो चालाक वाला आदमी, मैं दर्द लेने ही नहीं चाहता। और रही बात, एक और बता देता हूं, अभी इसी से जुड़ी बात, दांतों से जुड़ी बात पूछी। मुझे दांतों का बहुत पेन रहा है एक जमाने में, 20-25 साल से मैंने बहुत दांतों की तकलीफ झेली है, और मेरे मित्र भी हैं जिनको मैंने दांतों का दिखाया, और मैं जानता हूं कि दांतों के इलाज में कितनी तरीके की दिक्कतें आती। और मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं तो मैं उस समय भी दवाई लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक मेरा मित्र था, तो जब उसे पता लगा, वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है शाहजहांपुर में, वकार नाम है उसका, तो जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा कि मैं उस समय ऐसा था कि मैंने अपने को एक तरीके से ऐसा कर रखा था कि मैं बिना दवाई के ही ठीक होऊंगा, दवाई खाऊंगा ही। तो जब मुझे दर्द हुआ और दर्द बेइंतहा हो गया तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई देख ले क्या करना है। तो उसने कहा जब तक इसका दर्द नहीं खत्म होगा मैं आपके दांत का इलाज नहीं कर सकता, मतलब मैं इसमें रूट कनाल वगैरह कुछ नहीं करूंगा जब तक दर्द नहीं खत्म होगा। तो मैंने कहा फिर दर्द कैसे खत्म होगा? तो कहने का दवाई खा लो 3 दिन। तो मैंने कहा देखो यार दवाइयां हमें अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा 3 दिन की बात है, खा ले भाई। और फिर उसने दोस्त था डांटा, तो चल यार मीरा को उसके भाई ने जहर दिया, पी लिया, तो दोस्त के कहे पे दवाई तो खा ही सकते थे हम भी, चलो हमने कहा खा लेते हैं जी। उम्मीद विश्वास करना 2 महीने उसने दवाई खिलाई मुझे, 2 महीने, और मेरा दर्द नहीं गया। उसने मुझसे 2 महीने बाद मैं दुकान पर उसके पहुंचा, उसने मुझे धक्के दे के बाहर निकाला, निकल कमीने, पता नहीं कैसा आदमी तेरे पर दवाई असर नहीं कर रही। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहने के बाद देखिए दर्द ठीक करो तब मेरे पास आना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं शांति से वहां बैठा और मैं शांति से आंख बंद करके सिर्फ कहा कि ठीक है, अब दर्द की इंतहा हो गई, अब शरीर को इसको ठीक कर देना चाहिए। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक 3 दिन बाद मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और मात्र तीसरे दिन बिना दवाई खाए मैं उसके पास पहुंचा। उसने मेरा दांत देखा और कहा कि अभी दर्द है 2-3%, क्योंकि जब वो मारते हैं तो हमारे चेहरे पे जो बनती है शिकन, उससे वो पता लगा लेते हैं दर्द है कि नहीं। तो उसने कहा अभी थोड़ा सा तो दर्द है। तो मैंने कहा अभी 10 मिनट बाकी भी है, अभी 3 दिन पूरे नहीं, 10 मिनट बाकी है। और 10 मिनट बाद उसने मेरा इलाज किया।
और कहने लगा यार कमाल आदमी हो तुम, मेरी 2 महीने दवाई क्यों खाई? मैंने कहा यार तुमने कही थी इसलिए खा के देख ली। और तब मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं होते थे, दवाई वही देता था अपने पास से। तो मैं अब उसकी घटना का एक और परिणाम सुनो, अभी जो मेरे साथ हुआ। मात्र 15 दिन पहले मेरे दांत में बहुत भयंकर दर्द उठा, बहुत भयंकर, इतना भयंकर दर्द कि बिना दवाई खाए कोई उपाय नहीं हो सकता सामान्यतः। तो जब वो दर्द उठा तो मैंने कहा क्या करें, दवाई खानी। और दर्द वही उठता है कि अंदर पस हो जाता है, और पस के ऊपर जब दांत आता है तो दर्द होता है, यही एक बीमारी होती है दांतों में, और कुछ नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, देखी जाएगी। और मैंने अगर दवाई खा लेता, सुमित जो भी दांतों के दर्द से गुजरते हैं, आप में से जितने के लोग सुन रहे हैं, जो भी दांतों के दर्द से गुजर रहे हैं, उन्हें पता है कि जब दांतों का दर्द होता है तो दवाई खाने का भी असर 4 दिन बाद आता है। सही बात। मात्र चौथे दिन मेरा वो दर्द बिना दवाई के ठीक हो गया था। शरीर अपने आप इलाज करता है। अगर आपके दुर्घटना हो जाए, अगर आपको चोट लग जाए, आपकी टांग टूट जाए, हम तो कहते हैं कट जाए, अगर कट के आपकी टांग जाए ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है डॉक्टर उसको ऊपर से बंद करेगा, लेकिन विश्वास मानना शरीर के पास वो क्षमता है कि आपको पेन किलर ही नहीं, आपको एनेस्थीसिया भी परमात्मा खुद देता है। आदमी जब बहुत गहरी चोट खाता है तो बेहोश हो जाता है, बेहोशी परमात्मा की तरफ से दिया गया एनेस्थीसिया है, वो भी माइंड देता है हमारा। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे भारतवर्ष में इतिहास में ऐसी बहुत सी ऑपरेशन का जिक्र है जिसमें लोगों ने बिना दवा के ऑपरेशन करवाया। ऐसा नहीं था कोई बहुत बड़े ज्ञानी थे, सहज थे। ज्ञानी इलाज नहीं करा सकते, ऐसे सहज इलाज करा सकते हैं जी। कि भाई लेट गए, अब जो तुम्हें करना है कर लो। मैं अभी भी आपसे कहता हूं, मैं आने वाले समय में बताऊंगा 8 PM में, आपके जो मित्र हैं रोज शाम को उनको बोलिए कि रात को 8 बजे देखें। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा उनको कि किस तरीके से छोटी अपनी जिंदगी जिए, जो वो जी रहे हैं जिए, जो वो खा रहे हैं खाएं। मैं कोई डाइट चार्ट नहीं बदलूंगा, कोई योगा प्राणायाम नहीं बताऊंगा, जिंदगी के 4-5 चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी 4-5 चीजें जिनको वो चलते फिरते इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं 5 चीजें बता देता हूं जी। अभी मैं आपके सामने 5 चीजें बता रहा हूं जी। पहली चीज बता रहा हूं, इसे क्या करने में किसी को दिक्कत आएगी वो बता दे। भूख लगने पर ही भोजन खाएं। क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। और भोजन कोई खाओ वो हम नहीं कह रहे। भूख लगने पर ही भोजन खाना है, पहला। कोई दिक्कत? किसी की लाइफ स्टाइल चेंज हुई? बिल्कुल नहीं। दूसरा, जितने में भूख शांत हो जाए उतना खाएं। पेट भर के खाने की जरूरत नहीं है, भूख मिटाने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, भूख शांत करने के लिए। यानी कि अगर आपको भूख लगी है, अब ये बात अलग है अम्मा ने 8 पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अगर 2-3 में शांत हो जाती है तो बस 2-3 खाओ, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। भाई मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रहा हूं एडिशनली। तीसरी चीज, अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद लेने के लिए मैं विधियां बताऊंगा जी, वो आने वाले समय में मेरे उसमें 8 PM पे मैं पूरी विधियां बताऊंगा। अब नींद तो नींद ही लेनी है ना, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं दिन में नींद लेना, रात में नींद लेनी है, अच्छी नींद जब भी आप सोते तो होगे। तो तीसरी चीज अच्छी नींद लेना। चौथी चीज है सुबह मुस्कुराते हुए उठना। सुबह के वक्त मुस्कुराते हुए उठना, मतलब आप उठो तो आप खुशी से उठो। क्या इसमें कोई एडिशनल चीज है? बिल्कुल। क्या ये 4 चीजों में अभी तक तुम्हें कुछ नजर आया कि गड़बड़ है? बिल्कुल नहीं, सही है। 5वीं चीज थोड़ी सुन लो, 5वीं चीज में थोड़ी सी हो सकता है गड़बड़ लगे। 5वीं चीज है लिसन टू बॉडी बनना, अंदर की घड़ी की सुनना। हम सब जानते हैं हमारे अंदर घड़ी लगी हुई है शरीर में, भूख लगती है शरीर बताता है बिल्कुल तभी खाना खाओ, नींद लगती है शरीर बताता है तभी सो, प्यास लगती है शरीर बताता है तभी पानी पियो, आपको पेशाब लगती है शरीर बताता है तब पेशाब जाओ। यानी कि शरीर जो कह रहा है, शरीर से संबंधित चीज देखो, शरीर से संबंधित क्या होती है, शरीर को जो चाहिए वो शरीर से संबंधित है, और शरीर को जो बाहर निकालना है वो शरीर से संबंधित है।
यानी कि उसको मल बाहर निकालना है, थूक बाहर निकालना है, पेशाब बाहर निकालना है, और यहां तक कि मैं कह रहा हूं वीर्य बाहर निकालना है। जो शरीर को बाहर निकालना है वो जब उसको बोले तब करो जी। और जो लेना है, खाना लेना है, पानी लेना है, खट्टा मीठा नमकीन जो भी लेना है, नींद लेना है, स्नान लेना है, बाहर से जो लिया जाता है, जो भी लेना है, इसके लिए भी शरीर बताता है। नहाने का शरीर कहता है यार नहाने का हो गया, खुजली हो रही, नहा लें, तो नहा लो। बिना खुजली हुए नहाने जो चलते हैं वो भी झंझट में पड़ेंगे। बिना खुजली हुए जो नहाते हैं उन्हें स्किन डिजीज होगी, बता दे रहा हूं जी। मैं बता दे रहा हूं कि उन्हें स्किन डिजीज होगी, ये लिख के रख लो जी। और जो बिल्कुल नहीं नहाते हैं उनको भी हो सकती है एक बार को, मतलब एक्सट्रीम पे जो भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके शरीर पे पसीना आया है, पसीने के कण जमा हैं, तो आप में ईचिंग होगी और उस वक्त नहा लीजिए। आपको भूख लगे तो खा लीजिए। क्या ये 5 बातें जो मैं बता रहा हूं किसी को करने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 5 बातें करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 बातें ऐसी बता रहा हूं जिसको आज तक तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे शरीर के दुश्मनी है। पहला, पेन किलर। दर्द को खत्म करने की कोशिश मत करो। दर्द ही तुम्हारे दिमाग तक संदेश ले जाने का काम करता है कि शरीर में ये रोग है, और जितनी तेजी से वो ले जाता है उतनी तेजी से उपचार करता है। ठीक है? तो दर्द, अच्छा स्वामी, जैसे टैबलेट को तो चलो आप मना कर रहे हैं कि पेन किलर तो ना लें, लेकिन उस दर्द को सहने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीके भी लोग सुझाव देते हैं, जैसे कुछ नेचुरोपैथी में भी है, कुछ गीली गर्म पट्टी, या फिर आयुर्वेद में भी कुछ सूंघने वगैरह वाली सारी बातें गलत है। वो सारी तो बातें वही वो सारी बातें वही हैं कि जो आपके मस्तिष्क तक सूचना जाने से रोक रही हैं। अच्छा। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूं, जैसे मैं कहूं कि सुमित के घर में आग लग गई जी, ठीक है। अब मैं सुमित से कहूं कि सुमित लो टाफी खाओ, टाफी खाओ, इससे देखो आग तुम्हें दिख नहीं, तुम मेरी तरफ देखो, टाफी खाओ, इससे कोई बुझ जाएगी आग? और मैं सुमित को कहूं अच्छा तुम टाफी नहीं खाते हो, मैं एक सर पे तुम्हारे घूंसा मारूं जैसे फिल्मों में मारते हो तो बेहोश होके गिर गए, अब भी सुमित को नहीं दिख रहा। दोनों अवस्था में उसको दिख ही नहीं रहा, लेकिन घर में आग तो लगी है ना जी। सच बात तो यह है कि घर की आग सुमित ही बुझाएंगे, तो सुमित को पता लगना चाहिए कि आग है। तो अगर किसी भी माध्यम से आप दिमाग तक सूचना जाने से रोकते हैं जी, मैं तो दिमाग को डाइवर्ट करने के भी तरीके बता दूं, लेकिन डाइवर्ट तो डाइवर्ट ही हो गया ना। डाइवर्ट क्यों करना? रियल चीज का एनकाउंटर करो। देश की समस्या को लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। समस्या बेरोजगारी की है और कश्मीर फाइल्स फिल्म बन रही है। तुम यही चाहते हो, डॉक्टर भी यही करते हैं, नेता भी यही कर रहे हैं। असली समस्या है कुछ और समाधान हमें कुछ और दिया जा रहा है। मैं कहता हूं समस्या को देखना समाधान की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम है जी। किसी भी तरीके से मत रोको। रोकने के तरीके मैं भी 50 बता दूंगा। फायदा क्या है? नुकसान जिस चीज से होता है उसे क्यों कर रहे हो? अरे दर्द है ना, घंटे 2 घंटे झेल लो यार। और विश्वास मानो, घंटे 2 घंटे का अगर दर्द होगा, एक्सट्रीम पे जाएगा तो एक चीज होगी जी, और वो तो डॉक्टर भी बताता है, और वो एक चीज ये होगी कि तुम्हें अकेले लेटने का मन करेगा कि जाके सो जाएं। तो ये तो डॉक्टर भी कहता है, दवाई खा के रेस्ट करना, कंप्लीट बेड रेस्ट जी। और वो कंप्लीट बेड रेस्ट बताए तो महान है। स्वामी जी के कहे पे तुम्हें 2 घंटे दर्द झेल लिया तो बड़ा अपराध हो गया। जीवन का कितना बड़ा अपराध बता रहे हैं सखा जी की दर्द झेलने को कह रहे हैं। एक बात बता दें, जो बच्चे दर्द से नहीं पैदा होते उनसे माएं प्रेम नहीं करती हैं। इसीलिए दर्द की गोली नहीं दी जाती है जिस समय बच्चे पैदा करने होती, पुरानी दाइयां नहीं देती हैं। आज की लेकिन जो होने लगी हैं डॉक्टर, वो पेट फाड़ने से पहले और तुम्हें दुनिया भर की दवाई देके बेहोश कर देती हैं, तो बच्चा निकाल के बाहर रख देती हैं। इसीलिए आजकल की माओ को बच्चों से इतना प्रेम नहीं है जितना एक जमाने में होता था। पहले दर्द से पैदा होते थे। तो जब आपका शरीर दर्द से गुजरता है ना, तो रिस्पेक्ट करता है शरीर की। अभी लोगों को शरीर की रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट खो गई है।
हमने सारी रिस्पेक्ट वो भगवान बना दिया, डॉक्टर उसको दे दी। अरे हम अपने शरीर को रिस्पेक्ट देंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये मेरा मंदिर है, इसमें मेरी आत्मा रहती है, तो मैं इसको रिस्पेक्ट ना दूं? भाई हमारे यहां तो पहला सुख निरोगी काया बताया गया, लेकिन निरोगी काया बताने के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर को मंदिर माना था। मैं भी कहता हूं अपने शरीर को मंदिर मानो। अगर मंदिर की कोई दीवार कमजोर हो रही है तो उसको देखो कि हो रही है, तब तुम घर से गारा लाके सब लाके उसे ठीक करो। तो दर्द से बचना जो है गलत है। और दूसरी चीज कहता हूं, बुखार को भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। टेम्परेचर जब आपकी बॉडी का अधिक होता है तो इसका मतलब है कि शरीर जो है किसी कोई गलत चीज हो रही है उससे लड़ रहा है, या शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो गया, उसको फेंकने के लिए अंदर के सारे लगे हुए कर्मचारी वो खांसी जुकाम और जो है आपके पेचिस के माध्यम से आपके शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं। तो बुखार को शत्रु मत मानो। जिस व्यक्ति ने बुखार को शत्रु मान लिया वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होता है। जिसने बुखार को रोका वो कैंसर को जन्म देगा। जिसने खांसी जुकाम को रोका उसकी कहीं किडनी फेल होने लगेगी। अब आप ये तय कर लो कि खांसी जुकाम अच्छा है कि किडनी फेल हो जाना। खांसी जुकाम ऐसी बुरी चीज नहीं है। खांसी जुकाम आपके शरीर में कुछ है प्रॉब्लम, उसको दूर करने के लिए खांसी जुकाम होता है। हाँ, खांसी जुकाम के जैसे आयुर्वेद में था, खांसी जुकाम को वो पता लगाते थे कि कौन सी खांसी जो है वो खत्म करने योग्य है, कौन सी नहीं। तो निश्चित ही खांसी जिस दिन दर्द देने लगे तब समझ लेना खत्म करने योग्य है। और विश्वास ये भी मानो कि अगर आपने सहजता से खांसी चलने दी तो कभी भी आपको दर्द नहीं लगेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे खांसी हो जाती, कभी कभी मुझे महीने भर भी खांसी चल जाती है। अब भाई इतना सारा माल आल खाता हूं इधर उधर का, तो टॉक्सिन थोड़ा महीने भर निकलते हैं। अब लेकिन हम चिंता क्यों लें? हम माल खाने का मजे लेंगे, अपने खांसी अपना काम करेगी। लेकिन अब किसी को चिंता हो जाती, सीता को चिंता, स्वामी जी एक गुड़ की गोली बना लाए आपके लिए, खा लीजिए। ये भी थोड़ा आयुर्वेद के सीखे हुए लोग हैं, ले आते हैं। मैं भी बड़े मजे से गुड़ की गोली का भी टेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे अंदर नहीं होता कि इससे खांसी भगानी। और विश्वास मानना भागती भी नहीं है। ये लोग कर करके देख लिए हैं, मेरी भागती नहीं है। मेरी नहीं भागती, मेरी तब भागेगी जब अंदर की गंदगी निकल जाएगी, वो भाग जाएगी। तुम मुझे देख लो, मैं इतना स्वस्थ बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। मैं तो इस समय बहुत स्वस्थ हो रखा हूँ। अच्छा स्वामी जी, एक और जो अलग टाइप की बीमारियां हैं, मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी एक हमारे यहाँ का जिला अस्पताल है मुरादाबाद का ही, जिसमें मैं भी जॉब करता था काफी कुछ समय पहले, MBBS डॉक्टर को असिस्ट करता था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया था, 7 से 8 साल की बच्ची होगी। तो मुझे हालांकि बीमारी के बारे में उसमें नहीं पता था, तो उसको बताया गया था कि इस तरह से बात चल रही थी कि इस लड़की की तो जो है इसको तो इंजेक्शन ही लगवा दे, इसके माता पिता इंजेक्शन कौन सा कि इसकी जान चली जाए। मतलब अब ये लड़की तड़पने की बजाय, इसका इलाज तो है ही नहीं, तो इस अच्छी इसको जहर का इंजेक्शन, जो भी उनको बात कर रहे थे आपस में। तब मैंने उनसे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने पूछा मैंने कि क्या हुआ है इनको, और फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब देखने में तो ठीक भी लग रही थी, लेकिन मैंने देखा तो वो उसको हाइड्रोफोबिया, मतलब रेबीज की बीमारी हो गई थी, कुत्ते ने साथ काट लिया होगा। तो उसका जो हाइपर लेवल जब हो जाता है तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है व्यक्ति। और उसका मेरे ख्याल से तो किसी भी पद्धति में, एलोपैथी में भी वो सब लोग मानते हैं कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, लाइलाज बन जाती है ये कुछ टाइम बाद। तो अब ये जो फोबिया वाली बीमारियां हैं, चाहे वो हाइड्रोफोबिया की बात कर लें या और भी कुछ लोगों को हाइट का फोबिया हो जाता है, ये चूंकि देखा जाए तो बड़ा विचित्र ही है बीमारियां। क्या इनका भी कोई समाधान, जैसे इसके ऊपर आप समाधान के तौर पर कुछ बताना चाहेंगे? क्या इनकी जड़ों के बारे में बताना चाहेंगे स्वामी जी? देखो, मैं बताऊं, मैं एक एक अगर जैसे आज ही बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, मैं शाम को उसका उत्तर दूंगा। तो अब क्या है, लोग, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा मकान अच्छा कर रहा हूं जी, और तुम कह रहे हो मेरे मकान का दरवाजा खराब है। मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा मकान ही पूरा ठीक कर रहा हूं। अब तुमको नहीं, मेरा दरवाजा खराब है, दरवाजा ठीक कर दो। अरे मैं कह रहा हूं जब मकान ठीक कर रहा हूं, दरवाजा उसमें आता है, लेकिन दरवाजा ठीक करूंगा तो मकान में और जगह प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात, कुछ चीजें थोड़ी समझ लेने हैं। देखो, अभी हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं जो दिमाग शरीर को ठीक करता है, वो मैं बात कर रहा हूं
कि जिसमें इंसान नेचुरली जैसा है और जैसा उसको होना चाहिए उस तरीके की। अब किसी को ऐसी भी डिजीज होती है जो माँ के पेट से हो जाती है। अब वो रेबीज वाली हो गई, वो तो चलो कुत्ते से आ गई, लेकिन सच बताएं, ये मैं कुत्ता काटे क्यों उससे पहले की बात बता सकता हूं कि कुत्ता काटे ही ना। भाई देखो, मैं पहले आपको सहज जीना, मुझे तो आज तक कुत्ते ने नहीं काटा, 50 साल में कुत्ते ने नहीं काटा। इसका मतलब उसके जीने के ढंग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी कि कुत्ते को डंडा मार दिया होगा, कुत्ते को जबरदस्ती छेड़ते होंगे, तो फिर तो कुत्ता काटेगा ना। अब कुत्ते काटने की भी जिम्मेदारी अगर कोई स्वामी जी पे छोड़ दे तो फिर उसका तो बड़ा दिक्कत है कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जीवन जीने के ढंग बहुत से हो सकते हैं। फिलहाल कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे एक कुछ लोगों को माँ के पेट से ही बीमारियां मिलती, कोई हैंडीक्राफ्ट हो जाते हैं, कोई किसी तरीके की, जैसे बचपन से किसी को बुखार हो जाता है, वो मतलब चल नहीं पाते और बिस्तर पे ही बढ़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको कुछ टूल्स परमात्मा ने कम दिए। तो जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति चलता है एक पैर से, तो हम समझते हैं ना कि लंगड़ा तो ऐसे ही चलेगा, या हम लंगड़े से भी उम्मीद करें कि पीटी ऊषा की तरह दौड़े। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं समाज को इसके साथ साथ उन चीजों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि यदि कोई इन बीमारियों से ग्रसित हो गया है तो उसके साथ अपने को कैसे एडजस्ट करें। मतलब हमें उनके ढंग को समझना पड़ेगा। जैसे ये बात मैं बिल्कुल वैसी कह रहा हूं जैसे वो तारे जमीन पे पिक्चर में था कि एक लड़के में वो बीमारी है, लेकिन वो बीमारी तब तक है जब तक हम उसे अपने से मैच करते हैं, तब तक वो बीमारी है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि वो थोड़ा डिफर है, उसकी वो बीमारी नहीं रहती जी। तो जब सखा की व्यायाम और स्वस्थशाला क्या है, स्वस्थशाला यही है। आने वाले समय में मैं सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करूंगा लोगों से, मैं 5 वीडियो 5 दिन, यानी कि कल बोला आज और 3 दिन और, मैं 5 दिन वीडियो बोलूंगा और दिमाग के सारे विज्ञान को समझाऊंगा हर तरीके से। 5 दिन के, कोई भी चाहता है जो स्वस्थ रहे, ये स्वास्थ्यशाला में आके, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, स्वास्थ्यशाला में कोई स्वस्थ रहना चाहता तो सबसे पहले उसे 5 वीडियो समझने पड़ेंगे, पूरे देखने पड़ेंगे। और 5 वीडियो देखने के बाद यदि उसे मुझ पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास है, वो कहता है हाँ सखा जी बात समझ में आई, तो प्रतिदिन 8 बजे जो हमारा 8 PM क्रांति का प्रोग्राम चलता है, उसे केवल वो देखना है। जब भी खाली हो दिन में वो देखे, 8 बजे देखे तो बहुत अच्छा, सिर्फ उसको वो देखना है। उस देखने में मैं उसके दिमाग में जो तनाव भरा हुआ है, उसके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और जब बातों का, मैं अपनी बातों से उसके दिमाग के वो तनाव को निकाल दूंगा। मैं सिर्फ रात को 8 बजे इतने मजे से कुछ खेलने वाला हूं आने वाले समय में कि क्रांति भी होगी और क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य भी होगा। सिर्फ वो मेरी बात को देखेगा और देख के ही उसके अंदर से स्वास्थ्य आने लग जाएगा और कोई भी बीमारी हो ठीक होने लग जाएगी जी। कुछ नहीं करना है, दिमाग को मैं बस शांत करूंगा अपनी बातों से। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने प्रश्न पूछा भी ना हो, अपनी मुझे बीमारी बताई भी ना हो, वो मात्र मेरे उस प्रोग्राम को देखे और उस प्रोग्राम को देखने मात्र से उसके मस्तिष्क को मैं इतना शांत कर दूंगा कि उसका शांत मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक कर देगा। ये है सखा की स्वास्थ्यशाला। बिल्कुल, चलिए बहुत ही अद्भुत रहेगा इस तरह से जो आप बता रहे हैं, और इसी तरह से अगर दर्शक जुड़ते हैं तो काफी सारे लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो वो 8 PM क्रांति से भी जुड़ना चाहते हैं तो भी नंबर फ्लैश हो रहा है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो पेज है जिस पर स्वामी जी आते हैं हर शाम 8 बजे लाइव, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, वो सीधे जुड़ करके इस स्वास्थ्यशाला का भी लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा स्वामी जी और भी बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात आपको बताते रहते हैं, तो उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो स्वामी जी बाकी की तो देखिए मैं खुद भी आपकी स्वास्थ्यशाला की सभी एपिसोड देखूंगा, उसके बाद कुछ और भी कंफ्यूजन है, डाउट रहेंगे तो मैं भी पूछूंगा, या कुछ हमारे दर्शकों के भी सवाल होंगे मैं पूछूंगा। लेकिन इस प्रोग्राम को फिलहाल अंत करते हुए एक फाइनल कंक्लूजन आप अगर देना चाहें दर्शकों को
तो दे सकते हैं स्वामी जी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैंने आज सुबह एक बात लिख के डाली थी कि मैं किसी भी डॉक्टर की लैब में बनी हुई कोई दवाई या इंजेक्शन अपने शरीर में तब ही डालूंगा जब वो अपने लैब में मेरे द्वारा दी गई 2 रोटी का खून बना के दे देगा। बिल्कुल सही बात है। खून तो जो लैब 2 रोटी का खून नहीं बना पाती, वो इंजेक्शन हमारे स्वास्थ्य के लिए बना पाएगी, मुझे उम्मीद नहीं। और मुझे अपने शरीर के संबंध में पता है, जो मुझे रोटी के बदले खून बना के देता है, वो मेरी बीमारियों के बदले में दवाई भी बना के देगा। शरीर पे विश्वास करने की जरूरत है। फाइनल कंक्लूजन ये है। दूसरी चीज, बहुत से लोग हैं जो दुनिया में इतने फंस गए हैं, जिन्हें लगता है नहीं बिना डॉक्टर के नहीं चलेगा, बिना दवाई के नहीं चलेगा। तो मैं उनसे कहता हूं, आप सब करके देख लो, हार जाओ तो मेरी सुनना। उससे पहले आप सब करने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरी बात, अगर आपको खर्चा करने का इतना ही शौक चला गया है, पैसे ही खर्च करने हैं, तो हम भी जल्दी इसके साथ साथ ये भी देंगे कि अगर आप दूर से नहीं सीख पाते हो तो मेरे पास आके सीखो, फिर मुझे पैसे दे दो। जब पैसे जिसको खर्चा करने के लिए, मैं तो फ्री में दे रहा हूं, फिर भी किसी को पैसे खर्च करने हैं तो मुझे पैसे काटते नहीं है, मुझे पैसों से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर उन लोगों के लिए उस तरीके के उपाय भी दूंगा, है ना। तो फिलहाल कुल मेरा मकसद ये है कि वो स्वस्थ रहें, किसी भी माध्यम से रहें। और जब मस्तिष्क स्वस्थ कर सकता है तो किसी और को गुरु बनाने की जरूरत क्या है। क्यों किसी को भगवान बना के हम अपने सर पे चढ़ाएं। हम अपने मस्तिष्क के साथ ही मैत्री दिखाएं, हम अपने शरीर को ही मंदिर माने और अच्छे से इसमें रहें। जी चलिए, सभी दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए और स्वामी जी इतना कीमती वक्त निकाल करके महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।